अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 8 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम फिलहाल ECL से निकालने का हुक्म दिया गया है। सिर्फ फिलहाल ECL से निकालने का हुक्म दिया है, मगर JIT से नाम निकालने का हुक्म मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी का नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जाली अकाउंट्स केस का 24 सफ़हात का फैसला जस्टिस एजाजुल अहसन ने लिखा है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक JIT रिपोर्ट, जमाशुदा मवाद और शवाहिद फौरी तौर पर नैब को भेजने का हुक्म दिया गया है। यानी अगर नैब इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिन की डेडलाइन दी है कि उसके अंदर वो फैसला करे कि रेफरेंस फाइल करना है या नहीं, तो अब तहरीरी और तफसीली फैसला आ गया है। नैब फैसला करेगा इस हवाले से और JIT सारी मालूमात नैब को भेजेगी। JIT के तमाम अराकीन नैब के साथ जुड़ जाएंगे और वो तहकीकात में नैब की मदद करेंगे। तहरीरी हुक्म के मुताबिक वो तमाम केसेस जो मुकम्मल नहीं हुए या फिर जिनके बारे में JIT का कहना है कि उन पर मजीद तहकीकात की जरूरत है, उस पर JIT सुप्रीम कोर्ट के दिए गए मैंडेट के मुताबिक काम करती रहेगी। और अगर कोई शवाहिद मिलते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बगैर ही नैब को मुंतकिल कर देगी। यानी JIT तहलील नहीं हुई है। जाली अकाउंट्स केस में वो JIT जो तहकीकात कर रही थी वो अपनी तहकीकात करती रहेगी। जो नामुकम्मल तहकीकात हैं उन्हें नैब को मुंतकिल करने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के किसी नए हुक्मनामे की ज़रूरत नहीं है। यानी अब JIT की जो अहलिया तहकीकात हैं उस पर नैब फैसला करेगा कि रेफरेंस फाइल करना है या नहीं, और JIT अपनी तहकीक जारी रखते हुए नैब को मजीद हक़ाइक़ भी देती रहेगी। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत कहती है कि हम ये जानते हैं कि तहकीकात के दौरान JIT ने सुराग लगाया कि जाली अकाउंट्स में जो पैसे जमा हुए वो गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हुए, और ये बादियो नज़र में अदालत कह रही है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए दायरा कार और मैंडेट से हो सकता है बाहर हो। ये उस सवाल का अदालत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि JIT अपने मैंडेट से तजावुज़ कर रही है। JIT ने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया तो अदालत ये लिखती है कि ये सब कुछ जो JIT ने किया वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दायरा कार और मैंडेट से बाहर हो सकता है, मगर JIT ने इन तमाम ट्रांजैक्शंस का जवाब दिया है और इस हवाले से JIT के मैंडेट के हवाले से अपने गुज़िश्ता हुकूमत में तब्दीली लाएंगे। अब ये बहुत अहम बात है कि अदालत कह रही है कि जो कुछ JIT ने किया उसे हम ये तसव्वुर करते हैं कि वो अगर ओरिजिनल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके मैंडेट के मुताबिक नहीं भी था तो वो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के मुताबिक है, क्योंकि बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर एक नेक्सस बनता है जो इन फंड्स के ऊपर जिनकी मूवमेंट हो रही थी और जिस तरीके से ये जाली अकाउंट्स में ये फंड्स मूव हो रहे थे उसके ऊपर सवालात उठाता है। क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार कहा जाता रहा कि JIT ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने JIT के तमाम इक़दामात की तौसीक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक नैब को हिदायत की जाती है कि अगर वो महसूस करती है कि JIT रिपोर्ट के हवाले से और हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है तो वो तहकीकात कर सकती है, मगर ये इंक्वायरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह की मुद्दत में मुकम्मल करना होगी। नैब JIT की रिपोर्ट के पैराग्राफ 300 की सिफारिशात के मुताबिक अमल कर सकती है और मुतालिका अदालत में रेफरेंस दायर कर सकती है। यानी नैब बराह रास्त रेफरेंस दायर करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट में जिस पैराग्राफ का जिक्र किया है उसमें JIT ने 16 रेफरेंसेस दायर करने की सिफारिश की थी। इस पैराग्राफ के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 5, फरियाल तालपुर के खिलाफ 2, मुराद अली शाह के खिलाफ 3 मुकदमात बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक JIT का तमाम रिकॉर्ड नैब इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए और वहीं से इंक्वायरी अगर ज़रूरी हो तो होगी और रेफरेंस तैयार किया जाएगा, फिर एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक चेयरमैन नैब रेफरेंस की तैयारी के लिए किसी अहल DG नैब को तैनात करेंगे। चेयरमैन नैब रेफरेंसेस हतमी नतीजे तक पहुंचाने के लिए DG नैब की सरबराही में टीम तश्कील देंगे जो रेफरेंस की तैयारी और रेफरेंस दायर करने के अमल को बर वक्त होने को यकीनी बनाएगा और नतीजे तक पहुंचने तक इसका फॉलो अप करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नैब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराती रहेगी और वक्त का तयन सुप्रीम कोर्ट करेगी और चीफ जस्टिस इस मकसद के लिए एक अमल दरामद बेंच बनाएंगे। यानी ये जो मामला है, इसमें जो मामला नैब को भेजा गया है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नैब को अदालत को जमा करानी है और चीफ जस्टिस उसके लिए एक अमल दरामद बेंच बनाएंगे। यानी एक मॉनिटरिंग जज अगर नहीं है, जिस तरीके से नवाज शरीफ के केस में, जो कि नून लीग का एतराज़ है
कि लगाया गया था जेआईटी रिपोर्ट जब नैब को भेजी और रेफरेंस फाइल करने का कहा गया, मगर यहां पर एक अमल दरामद बेंच बनेगा जो नैब जो कार्रवाई करेगी और जिस तरीके से 60 दिनों में तहकीकात करेगी, वो अमल दरामद बेंच को वो रिपोर्ट दिखाएगा और अमल दरामद बेंच इसकी निगरानी करेगा। यानी इसमें निगरान जज तो नहीं होगा मगर अमल दरामद बेंच जरूर होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्म में लिखा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम फिलहाल ECL से निकाल दिया जाए। बिलावल मुराद अली शाह के खिलाफ अगर कोई ठोस शवाहिद मिलते हैं तो वफाकी हुकूमत को नाम ECL में डालने का फिर इख्तियार होगा। इन दोनों के नाम JIT का हिस्सा होंगे। ये कहा गया था कि इन दोनों के नाम JIT से निकाल दिए गए हैं। इस हवाले से मीडिया पर रिपोर्ट आती रही, मुतज़ाद इतलात आती रही, इसलिए ये फैसला किया गया कि और अदालत की और हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि तफसीली फैसला जब अदालत का आएगा फिर देखेंगे कि क्या हुक्मनामा है। और आज JIT से नहीं मगर ECL से नाम निकालने का कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में लिखा है कि नैब फारूक एच नाइक और उनके बेटे अनवर अटॉर्नी जनरल के बेटे हैं अनवर मंसूर के, उनके भाई का नाम भी JIT में आया है, मगर उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनका नाम फीस की अदायगियों की वजह से JIT रिपोर्ट में आया है। इसलिए हम नैब को हिदायत देते हैं कि वो JIT के मवाद का असर-ए-नौ जायज़ा ले। अगर केस नहीं बनता तो इन अफराद के नाम ECL से हटा दिए जाएँ और JIT के हवाले से यानी जिन दो अफराद का नाम कहा गया है वो अलग हैं और ECL से निकालने का नाम अलग कहा गया है। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी का JIT से या इन्वेस्टिगेशन से नाम निकालने का नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्म वाज़े किया है कि हमने JIT रिपोर्ट को देखा है, बादियुन नज़र में यह मामला तफ्तीश के लायक है। बादियुन नज़र में यह मामला तफ्तीश के लायक है। इस मामले पर फरीक़ैन के मुखला हमें इस बात पर कायल नहीं कर सके कि यह मामला मजीद तफ्तीश यानी नैब को भेजने के काबिल नहीं बनता। इसे सुप्रीम कोर्ट ये मजीद तहकीकात के लिए नैब को भिजवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्म में लिखा है कि फिलहाल इस मुकदमे को निपटाया जाता है। अगर अमल दरामद बेंच केस दोबारा खोलने का फैसला करता है तो वो केस दोबारा जरूरत पड़ने पर मामला दोबारा खोला जा सकेगा। हुकूमत को इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आएगा तो वो देखेगी कि ECL से नाम निकालने हैं या नहीं। अब फैसला आ गया है। इस हवाले से हुकूमत क्या फैसला करेगी ये हम हुकूमत से पूछेंगे, मगर पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी इसे झूठ का पलंदा कह रही थी, अदालत ने नहीं कहा। बादियुन नज़र में अदालत ने कहा कि JIT की रिपोर्ट एक केस बनाती है कि नैब इसकी मजीद तहकीक करे। और साथ ही पीपल्स पार्टी ने कहा था कि JIT ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, उस मैंडेट से तजावुज़ किया जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे दिया था। तो अदालत ने कहा कि जो मैंडेट से अगर तजावुज़ किया तो हम क्योंकि तहकीकात के दौरान JIT का जो मुख्तलिफ अकाउंट्स में तहकीकात हो रही थी, जो ट्रांजेक्शन्स हो रही थी, उसके बाद अदालत इसको मैंडेट के मुताबिक ही तसव्वुर करती है। तो अब पीपल्स पार्टी इस मामले को किस तरीके से देखेगी। मुर्ज़ा वहाब साहब मुशीर इत्तलात बराए वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्ज़ा वहाब साहब, ज़ाहिर है आप भरपूर दिफा करते रहे हैं और उन बहुत चंद रहनुमाओं में से हैं पीपल्स पार्टी के जिन्होंने JIT रिपोर्ट को तफसील से पढ़ा और पॉइंट बाय पॉइंट बात करते रहे। अब ECL से नाम निकालने का हुक्म आ गया अदालत की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का JIT से निकालने का नहीं है। बादियुन नज़र में अदालत कहती है कि JIT की जो रिपोर्ट है वो बाकायदा केस बनता है मजीद इन्वेस्टिगेशन का, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के साथ जो नैब को रेफर किया जाए। और जो वकला थे यानी जरदारी साहब के और दूसरे जो रिस्पॉन्डेंट्स थे उनके वकला थे, वो कोई बहुत ज़्यादा अदालत को कायल करने में कामयाब नहीं हो सके, कन्विंस नहीं कर सके अपने दलाइल के जरिए कि ये केस नैब को नहीं भेजा जाना चाहिए। बहुत कुछ जो पीपल्स पार्टी केस JIT के खिलाफ बना रही थी अदालत ने वो नहीं कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिर साहब, हम आज भी समझते हैं कि JIT रिपोर्ट झूठ का पलंदा था और सुप्रीम कोर्ट ने मामला रेफ़र किया नैब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो तो उस रोज़ भी कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कि ये मामला हम नैब को भेजेंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हम आज भी समझते हैं कि अगर सही तरीके से मामले की तफ्तीश की जाएगी और शवाहिद की रोशनी में जो हमारा वर्जन है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तो आखिर में इन केस के अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा। नहीं, पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने JIT पर तनकीद की थी, अदालत पर एतमाद का इजहार किया था। अदालत ये कह रही है कि जो उनके वकला थे वो अदालत को इस बात पर कन्विंस नहीं कर सके कि ये केस नैब को नहीं भेजना चाहिए। तो बाहर ही आप कहते रहे ना झूठ का पलंदा है, अदालत पर एतमाद किया था तो अदालत को कन्विंस भी करना था, नहीं कर पाए इस बात पर कन्विंस के नैब के पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए अदालत ने नैब को भेजा। शादिब साहब, ये जो ये लीगली मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की,
कानून ये कहता है कि अगर मुर्तज़ा वहाब का एक वर्जन है और शाहज़ेब खानज़ादा का दूसरा वर्जन है तो इसका फ़ैसला जो है वो ना शाहज़ेब खानज़ादा कर सकते हैं ना मुर्तज़ा कर सकते हैं, वो ट्रायल कोर्ट करेगा। तो हमारे जो वकला थे उन्होंने कोई शवाहिद ऐसे पेश नहीं किए, उन्होंने तो ये बताया कि ये जो कहानी रची गई है इस JIT रिपोर्ट में वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात से इत्तफाक नहीं किया। हम आज भी समझते हैं जब कभी भी मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा, प्रॉपरली इसकी तहकीक होगी तो इंशाअल्लाह हम अपना डिफेंस पेश करेंगे एंड विल बी एबल टू एस्टैब्लिश आवर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और आपको याद होगा आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ECL से तो नाम निकाल दिया गया है। जो उस दिन उस रोज़ की रिपोर्टिंग थी TV चैनल्स के ऊपर भी और हमारे वकला जो मौजूद थे, तो सुप्रीम कोर्ट का उस दिन जो ऑर्डर था वो ECL के बारे में भी था और JIT रिपोर्ट के बारे में भी था। मैंने भी ऑर्डर उतना तफसील से नहीं पढ़ा, बट जैसा कि आप कह रहे हैं मैं उस बात को ट्रस्ट कर लेता हूँ। ये मुझे एक थोड़ा सा इसमें एक सुकून नज़र आता है और इसमें हम कानूनी एतबार से इसको देखेंगे कि आया हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वैसे मगर नुक्ता नंबर 36 जो है जिसमें नाम निकालने की बात हुई है, तो जो JIT की तहकीकात के हवाले से नाम निकालने की बात है उसमें फारूक H नाइक का, उनके बेटे का, अनवर मंसूर खान के भाई के हवाले से अदालत ने कहा है कि JIT इस मामले को देखे और इस बात में अगर वो कंटेस्ट किया जा रहा है तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन निकाली जाए। मगर मुराद अली शाह और बिलावल के हवाले से जो बात की गई है वो नुक्ता नंबर 35 में अदालत ने की है और वो सिर्फ ECL के हवाले से है, JIT से नाम निकालने के हवाले से नहीं है। मैं बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि आपको उस रोज़ की अगर प्रोसीडिंग्स याद हों जो आपके चैनल ने भी रिपोर्ट किया और पाकिस्तान के तमाम चैनल्स ने रिपोर्ट किया, हमारे वकला भी मौजूद थे, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी वहाँ मौजूद थे, उन सब ने इस बात को कन्फर्म किया था कि जो डायरेक्शन थी वो सिर्फ ECL के बारे में नहीं थी, वो JIT रिपोर्ट के बारे में भी थी। तो मैं देखूँगा बॉर्डर में एग्जैक्टली क्या लिखा, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर फ्रेम करूँगा। हमारे वकला भी इस चीज़ को चेक कर रहे हैं। ज़ाहिर मीडिया पर ये रिपोर्ट हुआ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट इस हवाले से आती रही, इसलिए अदालत के तफसीली फैसले का इंतजार था जो आ गया। मगर साथ में आपका एक और एतराज़ था कि अदालत, ये एक तो रिपोर्ट जाली है ये कहते रहे आप, मगर साथ झूठी है और साथ में ये भी कहते रहे कि इसने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया है। अदालत ने अपने नुक्ता नंबर 37 का जो झेली नुक्ता है 3, उसमें इस पॉइंट को भी एड्रेस कर दिया है और अदालत ये कह रही है कि जाली अकाउंट्स थे जब ये डिस्कवर हो गया और ये बात नज़र आई कि मुख्तलिफ जाली अकाउंट्स में किस तरीके से रकम सर्कुलेट हो रही है, तो फिर जो JIT तहकीकात करती रही तो वो अदालत ने जो मैंडेट दिया था अगर वो उससे आगे गई भी है और अगर उसके परव्यू में वो फॉल नहीं करते थे जो आप कहते रहे, तो वो मामलात ऐसे थे जिस तरीके से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक नेक्सस बन रहा था इंसिडेंटल मुख्तलिफ मामलात का, तो अगर किया भी JIT ने अपने मैंडेट से तजावुज़ तो अदालत उसको इंडोर्स करती है और JIT की रिपोर्ट को बाकायदा तौर पर अदालत ने इंडोर्स कर दिया। तो तजावुज़ का मामला था, उस मामले को भी एड्रेस कर दिया अदालत। तो चलें शाहज़ेब साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का तो एतराफ़ किया कि JIT ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था। अब ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जब भी इख्तियारात से तजावुज़ किया जाता है उसको चीज़ों को रेटिफाई कर दिया जाता है, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू की इंडोर्समेंट है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कि JIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी इख्तियारात से तजावुज़ किया था। हम बार बार ये बातें मीडिया पर रेस करते थे और हम शुक्रगुजार हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का एतराफ़ किया। जब अदालत ने मैंडेट दिया था तो मामला कुछ अरब रुपए का था, अरबों रुपए बढ़ते गए, 45 से 50, 50 से 90 अरब रुपए तक का अमाउंट आता रहा। तो जब रुपए बढ़ रहे थे तो लोगों की तादाद भी बढ़ रही थी, अकाउंट्स की तादाद भी बढ़ रही थी, तो JIT लिंक बनते गए और उसकी तहकीकात करती गई। तो अदालत ने रीजनिंग दी है बाकायदा तौर पर जब वो ये बता रही है कि मैंडेट से तजावुज़ क्यों हुआ, क्योंकि ये सारा का सारा एक नेक्सस था। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ जब रीजनिंग बनानी होती है तो रीजनिंग बन जाती है, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये उसूली मौक़िफ़ था कि JIT ने तजावुज़ किया, उस बात का एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और मैं आपको सबमिशन दे चुका हूँ कि आपने देखा है माजी में भी कि जहाँ कहीं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इख्तियारात से तजावुज़ किया जाता है, इन चीज़ों को या तो रेटिफाई कर दिया जाता है या कंडोन कर दिया जाता है। रज़ा, मगर जो नुक्ता नंबर 37 है उसका जो झेली नुक्ता 2 है उसमें अदालत ये कह रही है कि जितने भी केसेस हैं जो कॉन्क्लूड नहीं हुए, यानी JIT जो तहकीकात कर रही है जो अपने मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंची हैं, अगर JIT मजीद तहकीकात करना चाहे तो कर सकती है। JIT की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके हवाले से अब अभी भी वो जो तहकीकात हैं वो जारी रहेगी। JIT डिसमेंटल नहीं हो रही है। इसके अलावा JIT मजीद मालूमात नैब को भी फराहम कर सकती है, उसको मजीद कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। तो आपके खिलाफ नैब जो JIT ने डिस्कवर किया उस पर तहकीकात करेगा और JIT ने जो पहले डिस्कवर कर लिया उसके आगे भी मजीद डिस्कवर कर सकता है। तो क्योंकि मैंडेट का भी जो मामला था और तजावुज़ का मामला था वो भी अदालत ने एड्रेस कर दिया है, तो JIT भी है, नैब भी है।
शादिब साहब, मैंने जो ब्रीफली ऑर्डर पढ़ा है उसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो मामला सारा है ये कराची शहर से सूबा सिंध से पर्टेन करता है, बट डायरेक्शन ये दी गई है कि वो जो रेफरेंस इफ़ एट ऑल फाइल किया जाएगा वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी में फ़ाइल किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये भी पाकिस्तान की जो कानूनी उसूल हैं और अदालती नज़ीरे हैं उसके ख़िलाफ़ एक चीज़ है। इसको मैं और डिटेल में पढ़ने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू फर्दर फॉर्म करूँगा। बट दूसरी एक और अहम चीज़ जो डायरेक्शंस दी हैं नैब से रिलेटेड, उसमें ये ज़रूर अदालत ने कहा है कि नैब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी और करने के बाद अगर नैब को लगता है कि केस बनता है तब केस फाइल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। गालिबन जो गाइडलाइन नंबर 5 है उसको अगर आप गौर से पढ़ेंगे उसमें वर्ड यूज़ किया है देयर आफ्टर, अगर नैब कम्स टू द कंक्लूजन कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तब वो रेफरेंस फाइल किया जाएगा। तो मैं अभी भी समझता हूं कि नैब को उन्होंने कहा है कि उनको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, जो इस बात की दलील है कि मामले को कंक्लूसिवली जेआईटी ने ख़त्म नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट भी कंप्लीटली मुतमईन नहीं है जेआईटी की फाइंडिंग से। इसीलिए नैब को दिया जा रहा है कि उसको फर्दर प्रोब करे, इन्वेस्टिगेट करे और अगर केस बनता हो तब केस फाइल किया जाए। जो आप ज़ेली नुक्ता नंबर 5 कह रहे हैं उसमें यही लिखा हुआ है, मगर उसी नुक्ता नंबर 37 का जो ज़ेली नुक्ता नंबर 7 है उसमें अदालत ने ये लिखा हुआ है कि नैब अपनी पीरियोडिक रिपोर्ट्स अदालत के अमल दरामद बेंच के सामने पेश करेगा और वो बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। इस मकसद के लिए मॉनिटरिंग जज नहीं है आपके ऊपर, जो कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर था, मगर एक अमल दरामद बेंच होगा जिसके सामने ये रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। तो नैब मुकम्मल तौर पर ऐसा नहीं है कि अपने तय कर रहा होगा, उसे अपनी रिपोर्ट्स जमा भी करानी होंगी अदालत के एक अमल दरामद बेंच के आगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। नहीं, बेशक वो मॉनिटरिंग जज हों और उसको मॉनिटर किया जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपके सामने कॉन्ट्रडिक्शन पेश कर रहा हूं कि कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आपने जिस चीज़ को हाईलाइट किया वो ये है कि जी कंक्लूसिव बात है, लेकिन मैंने आपको उसी ऑर्डर में एक और पैराग्राफ पढ़ के सुनाया जो ये कहता है कि नहीं, इट रिक्वायर्स फर्दर प्रोब, और प्रोब करने के बाद अगर नैब इस नतीजे पर पहुंचती है कि केस बनता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तब केस फाइल किया जाएगा। तो मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि नैब सही तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, ट्रांसपेरेंटली, इंडिपेंडेंटली, ऑब्जेक्टिवली करेगा। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने के बाद फिर कोई रैशनल कंक्लूजन पे आएगा। आपको सवाल करते हुए कहा कि नुक्ता नंबर 34 में अदालत ये कह रही है कि बादियुन नजर में ये केस लगता है, जो जाली अकाउंट्स का सारा मामला है, कि ये केस बनता है नैब को भेजने के लिए, मगर ये नैब को ना भेजा जाए उसके लिए जो वुकला थे, जो कि जरदारी साहब के और दूसरे डिफेंडेंट्स की तरफ से पेश हुए, वो अदालत को कन्विंस नहीं कर पाए। तो अदालत को कन्विंस करना तो वुकला का काम था, नहीं कर पाए। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो था कि जेआईटी ने कोई कंक्लूसिव बात नहीं की है और ये एक कहानी रचाई गई है, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात से अग्री किया है कि हाँ जी, इट रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। नहीं, अदालत ने ये नहीं कहा कि कहानी रचाई गई है, और जेआईटी तो कभी भी कॉन्क्लूसिव होती नहीं है। ज़ाहिर है अदालती फैसले कॉन्क्लूसिव होते हैं। जो आपका मौक़िफ़ था वो तो कानूनी था, मगर आपका मौक़िफ़ ये था कि ये झूठी है, झूठ का पलंदा है। लेकिन अदालत ने जेआईटी की फाइंडिंग्स को ऐसा नहीं कहा है बादियुन नज़र में कि लगता है कि जेआईटी ने जो मामलात बताए हैं, जो नेक्सस बनता है जाली अकाउंट्स के हवाले से, अदालत ने ये बातें की हैं और ये मामला नैब को भेजना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके ऊपर अमल दरामद बेंच होगा और जेआईटी अपना काम करती रहेगी, तो और नैब को भी तहकीकात देती रहेगी। तो आपने जाली, झूठ और ये सब कहा था, वो नहीं कहा है अदालत ने, और आपका जो डिफेंस था वो नहीं अदालत को कन्विंस कर पाया इस बात पर। नहीं शादिब साहब, देखें, डिफेंस काउंसिल जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में नहीं होता। डिफेंस काउंसिल होता है क्रिमिनल ट्रायल में। क्रिमिनल ट्रायल में फैसला किया जाता है कि आया झूठ का पलंदा था या सच्ची चीज़ थी। तो जब ट्रायल चलेगा तब उस बात का फैसला होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में या सुप्रीम कोर्ट को तो ये फैसला करना था कि कोई चीज़ सामने आई है या नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मैंडेटरी तौर पर आप रेफरेंस फाइल करें। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा आप इन्वेस्टिगेट करें, नैब इन्वेस्टिगेट कर सकती है, हम अपना डिफेंस उनके सामने पेश करेंगे, और जब कभी भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अगर ये केस फाइल होता है तो वी आर कॉन्फिडेंट कि हम अपनी सच्चाई को साबित करेंगे। मगर अदालत में आपने करना था ना, आपने कहा था हम अदालत में जाके दिफा करेंगे, अदालत में जाके बताएंगे। अगर वहां पर जेआईटी के वकील मौजूद थे तो आपके वकील भी मौजूद थे, तो जब वो ये अपना केस प्ली कर रहे थे तो आपको भी कन्विंस करना था। आप कन्विंस कर देते कि जी जेआईटी की जो रिपोर्ट है वो झूठ का पलंदा है, इसको अभी मुस्तरद कीजिए, नैब के पास केस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं कन्विंस कर पाए, मगर साथ में अब ये भी बता दें कि फिर ईसीएल में नाम निकालने का जरूर कह दिया है, मगर वफाकी हुकूमत ने कहा था कि वो रिव्यू में जा सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आता है। अगर वो फिर रिव्यू में चले गए तो नाम पता नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्या पॉलिसी होगी आपकी?
देखिए, मैं समझता हूं कि उनका जो रिव्यू का फैसला था वो उस दिन जब ऑर्डर सुनाया गया था 7 जनवरी को, उसके जो पॉलिटिकल फॉल आउट था उसके नतीजे में उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन आज के ऑर्डर पढ़ने के बाद तो मैं समझता हूँ वो लोग खुश हो रहे होंगे, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे होंगे। लेकिन हम अभी भी समझते हैं कि जो ओपन कोर्ट में ऑर्डर डिक्टेट किया गया था वो सबके सामने डिक्टेट किया गया था। और ऐसा क्यों हुआ है कि वो चीज़ें रिटन ऑर्डर से निकाली गई हैं या निकली हैं, ये एक सवालिया निशान है। इसके ऊपर हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनी बनाएंगे और फिर लाए अमल तय करेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ाबाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कराची आए। कराची आने के बाद उन्होंने बयानात भी दिए, फिर मुराद अली शाह से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। उससे पहले का भी ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ये कह चुकी है कि तहरीरी फैसले का इंतजार है। अब तहरीरी फैसला आ गया। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, तहरीरी फैसले का आपको इंतजार था, आ गया। अब आप क्या करेंगे? वजीर आला का नाम ECL से निकालेंगे क्योंकि अदालत ने बाकायदा लिखा है कि उनके ऑफिशियल फंक्शंस परफॉर्म वो नहीं कर सकते, मगर बहरहाल अदालत ने यह भी लिखा है कि नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर सकता है। क्या करेगी हुकूमत? देखिए, कल कैबिनेट मीटिंग होगी और उसमें ये बात फैसला जो है आएगा। ज़ाहिर लॉ मिनिस्टर उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देंगे। उसके बाद हमने फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की जाए या फिर बराह रास्त नाम जो है वो निकाल दिया जाए मुराद अली शाह साहब का और बिलावल भुट्टो का। लेकिन इस फैसले में ये भी साथ लिखा गया है कि नैब जो है वो तहकीकात में आज़ाद है, लिहाजा अब नैब जो है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है और वो नैब दोबारा रिकमेंड भी कर सकता है इनके नाम ECL पे डाले जाने का। तो अभी देखते हैं कि 1-2 दिन में क्या डेवलपमेंट होता है। सर, नैब जब रिकमेंड करेगा। अभी तो आपकी हुकूमत की जो ऐसा लग रहा है कि आपने इस सारे के सारे मामले पर खुद एक पोजीशन ले ली है मुराद अली शाह के खिलाफ, और ज़ाहिर एक सूबे के वजीर आला हैं, कहाँ भाग कर चले जाएंगे आप? ऑफिशियली अपने फंक्शंस के हवाले से भी अदालत ने लिखा है कि वो उनके में रुकावट आ सकती है। तो जब तक रिव्यू का फैसला नहीं आता, इस फैसले की बुनियाद पर आप नाम निकालेंगे, क्या करेंगे? जब आप रिव्यू फाइल कर देते हैं तो फिर उसमें तो जाहिर है कि पहले आपने उस फैसले की सस्पेंशन के लिए लिखना है उस हिस्से की। अगर सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड करेगी तो ही, अदरवाइज तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। यानी कि ये उम्मीद की जाए कि कल ECL से नाम निकल जाएगा मुराद अली शाह का और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कल जब गुफ्तगू होगी वहाँ पर और लॉ मिनिस्टर साहब जो है अपनी ओपिनियन देंगे तो उसके बाद ही कोई फैसला जो है वो आपके सामने आएगा। फौजी साहब, एक और मामला आपकी ज़ात से मुंसलिक है। आप नैब पर तनकीद करते रहे हैं और नैब का जवाब आ गया है। आपने जो हेलीकॉप्टर केस में वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से कहा कि नैब तजलील कर रहा है और ये सारी बातें नैब की तरफ से कहा गया है कि और ये भी याद रहे कि आप कहते रहे कि नैब बगैर दबाव के काम करे, तो नैब की तरफ से आपके जितने भी इंटरव्यूज़ थे वो पैमरा से मंगवा लिए गए हैं, उनका मतन, और ये कहा गया है कि देखा जाएगा कि ये बयान, इन बयानात का गहराई से जायज़ा लेकर कि आपने कहीं बिलवास्ता तौर पर या बराह रास्त तौर पर असरअंदाज होने की तो कोशिश नहीं की है, अपने बयानात से नैब के ऊपर असरअंदाज होने की, और तफ्तीश की राह में आप कहीं हाइल तो नहीं हो रहे। सर्विंग मिनिस्टर हैं आप, नैब ये कह रहा है आपके बारे में, जबकि केस वजीर आजम के अगेंस्ट है और ये इल्ज़ाम तो आप दूसरों पर लगाते थे। अगर नैब जो है वो बयानात से किसी की इंटरफेरेंस हो रही है और इतनी नाजुक है तो फिर क्या कहा जा सकता है? जाहिर है कि जो तफ्तीशी अफसरान हैं या तफ्तीशी इदारे हैं उनको मजबूत होना चाहिए और उनको सिर्फ बयानात से मुतासर जो है वो नहीं होना चाहिए। नैब जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बयानात से असर नहीं होता और मेरा ये ख्याल है कि हमारे तफ्तीशी इदारे काफ़ी मजबूत हैं। आपने जो बयान दिया था, आपके बयान ही का हवाला देके लिखा है, अगर इतने मजबूत हैं, बट बहरहाल उन्हें लगा है और बुरा, और उन्होंने इस बात पर लिखा है कि केस के सिलसिले में नैब को माफ़ी मांगने, केस बंद करने और केस वापस लेने के हवाले से जो आपने बयानात दिए प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट केस जो था उनका, उस हवाले से जो आपने बयानात दिए, इसका जायज़ा लेगा नैब कि आप कहीं प्रेशराइज तो नहीं कर रहे उन्हें? नहीं, प्रेशर वाले तो इसमें कोई बात नहीं है, मेरी ओपिनियन है। मैं ओपिनियन पे अब भी समझता हूँ कि जो इन्होंने हेलीकॉप्टर रेफरेंस बनाया वो बिल्कुल एक मज़ाक़ खेज़ केस है और उससे पूरे पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त सुबकी हो रही है आलमी दुनिया में, और सिर्फ मैं इंटरनली ही नहीं एक्सटर्नली भी हम जिम्मेदार हैं और हमारी ओपिनियन है। उस ओपिनियन के ऊपर नैब की अपनी ओपिनियन है, वो हमारी अपनी ओपिनियन है, नैब की अपनी ओपिनियन है। लेकिन मेरे ख्याल में नैब को ये मुकदमा फौरी तौर पर वापस भी लेना चाहिए और उस पर माजरत भी करनी चाहिए। फाजिल साहब, आप अभी भी अपनी बात पर कायम है। आपने हमारे शो में एक दफ़ा कहा था कि हम इदारों के पीछे इसलिए खड़े हैं क्योंकि अगर हमारी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगी तो इतने बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सकते। तो हमारी पॉलिटिकल सपोर्ट इनके पीछे है,
और हम नहीं रोकते इदारों को। जब हमने आपसे सवाल किया था कि अपने लोगों के लिए फिर आप वो सपोर्ट होगी, तो उन्होंने कहा हम इदारों को नहीं रोकते। तो ये आप वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि जो वो अपोजिशन के खिलाफ करते हैं उसके लिए आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट होती है। वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तहकीकात हो रही है उस पर आप तनकीद कर रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। तो इसके बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ कैसे तहकीकात होगी और आपके बाकी लोगों के खिलाफ कैसे तहकीकात होगी, अगर बड़े लोगों के खिलाफ सपोर्ट के बगैर, पॉलिटिकल सपोर्ट के बगैर तहकीकात नहीं हो सकती? पॉलिटिकल सपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ केस में नहीं हो सकती, उसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो केस है वो बहुत ही मज़हका खेज है। तो मेरे नज़र में इस केस का एक बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी तरीके से भी। आप उसको नैब को उससे जोड़ने की कोशिश करें या नैब प्राइम मिनिस्टर को उससे जोड़ने की कोशिश करें, तो ये एक ज़ाती पे मामला। अगर आप समझते हैं कि आप असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रहे, नैब तहकीकात करना चाहता है तो कर ले आपके इंटरव्यूज निकाल कर। हाँ जरूर, जाहिर है वो तो किसी को भी हक हासिल है अपनी ओपिनियन रखने का। और मुझे तो प्रेस रिलीज की भी समझ नहीं आई है कि इतने नैब जो है वो नाजुक है कि उसको प्रेस रिलीज जारी करना पड़ती है बयान के ऊपर। नैब जो है वो पार्टी नहीं है मेरे ख्याल में, और उसको अपना इदारा है, उसको अपना काम करना चाहिए, हमें अपना काम करने दें। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ कह रहे हैं नैब ने जो तहकीकात करनी है कर ले, वो अभी भी अपने बात पर कायम है, बयान पर कायम है, जबकि अब तफसीली फैसला आ गया अदालत का। कल काबीना फैसला करेगी कि नाम निकाला जाएगा ECL से मुराद अली शाह साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी का, जैसा कि अदालत के तफसीली फैसले में भी लिखा गया है। हालांकि अदालत ने रिमार्क्स में भी अहकाम दिए थे, या फिर रिव्यू में जाया जाएगा। क्या फैसला करेगी कल डिसाइड होगा। मुल्क की सियासत में नए मिसाक़ जमहूरियत की बातें हो रही हैं। एक मिसाक़ जमहूरियत आज से 13 साल पहले भी हुआ था। बाद में जो कुछ हुआ उसके बाद जहाँ नए मिसाक़ जमहूरियत की बातें हो रही हैं, वहाँ यहाँ यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि कहीं माजी खुद को फिर से ना दोहराए। ये बातें भी हो रही हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर माजी की सालों की वजह से भरोसा करने को तैयार नहीं है। अब भी साथ मिलकर बैठे हैं, इत्तेहाद की बात हो रही है, मगर पीपल्स पार्टी को डर है कि हम पोजीशन ले लें और ऐसा ना हो कि नून लीग जाकर डील कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। नून लीग को डर है कि हम पोजीशन ले लें और ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी ये काम कर दे, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी अभी भी करीब तो आए हैं, मगर दोनों में एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है। साथ तो बैठ गए हैं, साथ चल भी सकेंगे या नहीं, ये सवाल पैदा हो रहा है। इसमें सूरत हाल ये है कि नून लीग चाहती है कि नवाज शरीफ की अमली सियासत तो रही नहीं, मरीम नवाज की सियासत को बचा लिया जाए। इसलिए नून लीग की पॉलिसी में वो जारहानापन नहीं है जो इंतखाबात के मौके पर था, और नून लीग ये कहती है कि वो इस वक्त इसकी ज़रूरत भी नहीं महसूस करते। इंतखाबात हो गए हैं, हुकूमत को वो गिराना नहीं चाहते। नून लीग हुकूमत पर तनकीद कर रही है, मगर इदारों के हवाले से खामोश है। मगर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जारहाना है, वो हुकूमत के साथ साथ इदारों पर भी तनकीद कर रही है। दोनों जमातों की पॉलिसीज़ में बड़ा फ़र्क है। ये वजह भी साथ चलने में रुकावट बन सकती है, मगर सबसे अहम बात एतमाद का फुकदान है, क्योंकि माजी में ये सब कुछ होता रहा। 90 की दहाई में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की हुकूमतें गिराने की कोशिशों का हिस्सा बनती रही, मगर फिर 14 मई 2006 को दोनों जमातों के सरबराहों ने जिलावतनी में एक तारीखी मुआहिदा किया, मिसाक़ जमहूरियत किया। मगर यह हकीकत है कि जब इन दोनों जमातों को मौका मिला तो इन्होंने इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भी की और आज भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मुस्लिम लीग कहती है कि मिसाक़ जमहूरियत की खिलाफ वर्जी पीपल्स पार्टी ने की, जबकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मिसाक़ जमहूरियत की खिलाफ वर्जी पहले नून लीग ने की। आज नए मिसाक़ जमहूरियत की बात अब भी इतलात यही है कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी दोनों ने ही की, मगर सवाल यह है कि किसने ज़्यादा की। मई 2006 में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत की और इत्तफाक किया कि मुंतखब हुकूमतों के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा। एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए किसी भी गैर आइनी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कभी किसी फौजी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही इस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे जिसे मिलिट्री की पुष्टपनाही हासिल हो। कोई भी पार्टी मिलिट्री को इक़्तिदार में लाने की वकालत नहीं करेगी और ना ही जमहूरी हुकूमतों के निकालने का सबब बनेगी। आमिरों ने अपनी हिफाजत के लिए जो शिकें आइन में मुतारिफ करवाई हैं उनका सरे-नौ जायज़ा लिया जाएगा। इसमें से बहुत सारे काम हैं जो इन्होंने किए भी, मगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत कुछ ऐसा रहा जो नहीं भी हुआ, मगर ऐसा भी बहुत कुछ हुआ जिससे दोनों जमातों के दरमियान अदम एतमाद की फिजा कायम हुई। दोनों जमातों ने अज़म जाहिर किया कि इस मुआहिदे पर अमल होगा, दोनों इसकी पाबंदी करेंगे। मगर कुछ ही अरसे बाद 5 अक्टूबर 2007 में उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुज़ाकरात के बाद NRO साइन किया, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसे 16 दिसंबर 2009 में उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया। मगर नून लीग का दावा है कि ये NRO मिसाक़ जमहूरियत की पहली बड़ी खिलाफ वर्जी बना, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने फौजी आमिर से डील की है। इस हवाले से अहम बात यह भी है कि मुशर्रफ हुकूमत के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने 2016 में शाया होने वाली किताब में दावा किया था कि परवेज़ मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान होने वाली डील का एक पहलू यह भी था कि ना बेनज़ीर भुट्टो और ना ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ चाहते थे
कि मुल्की सियासत की तीसरी बाअसर सियासी शख्सियत नवाज शरीफ का उस वक्त के मंजरनामे पर कोई किरदार हो और सियासी मंजरनामे पर। और ये बातें उन्हें अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया रिचर्ड बाउचर ने बताई थी। हमने 2016 में ही साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज से सवाल पूछा था तो उन्होंने इसकी तस्दीक की थी। शोएब साहब, एक अहम बात आप ये कर रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी दावेदार है कि मोहतरमा ने कन्विंस किया था मुशर्रफ को कि भाई मैं अकेली नहीं आऊँगी, मियां नवाज शरीफ साहब को भी वतन वापस आने दिया जाए। आप इस किताब में रिचर्ड बाउचर को कोट करते हुए कहते हैं कि रिचर्ड बाउचर ने आपको बताया कि मोहतरमा और परवेज मुशर्रफ दोनों ही चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ को वतन वापस ना आने दिया जाए। ये बड़ी अहम बात है और जो पीपल्स पार्टी के दावे उसके खिलाफ है कि रिचर्ड बाउचर ने आपको बिल्कुल इसके बरक्स कहानी बताई। जी, मैंने लिखा है, जो सोर्स भी आपको पता है, मैंने अपनी जो सारी ऐसी बातें उनकी सोर्स दी है। तो बाउचर साहब ने मुझे ये बताया जब मेरी उनसे बातचीत हुई कि जाहिर है और उसमें कुछ लॉजिक भी है कि जितना कम कंपटीशन होगा इलेक्शन में उतनी बेहतरी होगी। तो मुझे मेरे जहन को वो बात लगी कि हाँ इसमें कुछ मेरिट है। पीपल्स पार्टी का एक अलग दावा था, शौकत अजीज ने एक अलग बात की। 2008 के इंतखाबात के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मिसाक जमहूरियत की एक और खिलाफ वर्जी हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मरी में मुआहिदा किया और इत्तेहादी हुकूमत बनाई। इस मुआहिदे में पीपल्स पार्टी ने नून लीग को यकीन दिलाया कि वो जजेस को बहाल कर देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद नून लीग हुकूमत से अलग हो गई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, जिसके बाद हुकूमत अदलिया बहाल करने पर मजबूर हुई। 7 ही फरवरी 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया तो बजाय इसके कि नून लीग को, जिसकी पंजाब असेंबली में अक्सरियत थी, इसे नया वजीर आला पंजाब लाने का कहा जाता और फैसले के कुछ ही देर बाद पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया गया। अपने दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने बार बार मिसाक जमहूरियत की खिलाफ वर्जी की, अलबत्ता नून लीग भी पीछे नहीं रही। जब इख्तिदार पीपल्स पार्टी के सुपुर्द हुआ तो नवाज शरीफ ने बारहा कहा और बार बार कहा कि वो दिल से चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुद्दत पूरी करे। दिल से चाहते हैं कि हुकूमत अपने मैंडेट को पूरा करे, हुकूमत अपने टेन्योर को पूरा करे। एक पार्टी को कौम ने वोट दिया है, पीपल्स पार्टी को कौम ने वोट दिया है ना, हमें उस वोट का, उस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। इसके बाद अक्टूबर 2011 में अमरीकी निजात पाकिस्तानी ताजिर मंसूर एजाज के एक कॉलम के बाद मेमो गेट का मामला सामने आया। पीपल्स पार्टी उसे अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश करार देती रही, मगर फिर नवाज शरीफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। खुद काला कोट पहना, टाई लगाई, सुप्रीम कोर्ट गए। फिर यह मामला जमहूरी हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला बना रहा। जमहूरी हुकूमत गई नहीं मगर कमज़ोर हो गई और नवाज शरीफ ने इसमें भरपूर हिस्सा डाला। इस हवाले से 6 साल बाद हमारे ही प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने मेमो गेट के मामले में नून लीग में के हवाले से कहा कि इस हवाले से बहस हुई थी। तो मेमो के ऊपर नहीं जाना चाहिए था मियां साहब को अदालत। सर, ये पार्टी में एक डिसीजन जरूर हुआ था, इसके अंदर एक डिवीजन भी थी। बहरहाल मियां साहब गए थे मेमो गेट पे, इसके ऊपर बात की जा सकती है, बहस हो सकती है। इसके बाद भी स्विस हुकूमत को खत लिखने के मामले पर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बरहम हुई। नून लीग की तरफ से मुसलसल यूसुफ रज़ा गिलानी को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। फिर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सज़ा सुना दी तो नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया जाता रहा। खुद नून लीग अदालत चली गई। अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जब उनके वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया तो नून लीग ने खुशियाँ मनाई, मुतालबात किए। अब खुद उनके साथ यही हुआ। इस दौरान जब वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, इस दौरान शहबाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे। वज़ीराबाद के लोगों, बुजुर्गों, भाइयों, अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है और इस 23 मार्च यौम पाकिस्तान की कसम है कि जब तक ये कौम इस लूटी हुई दौलत को वापस लाकर अवाम के कदमों में निशावर नहीं करेगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इक़्तिदार जब नून लीग को मिला तो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि अब सियासत 5 साल बाद होगी। मैं कहता हूं कि रिकन्सिलिएशन की आपकी हमें ज़रूरत है, आपकी लीडरशिप में हमने काम करना है, सियासत हमने 5 साल बाद करनी है। फिर जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई उसके कुछ ही अरसे बाद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी एक सख्त बयान देने के बाद मुश्किल में आ गए। पीपल्स पार्टी का गिला है कि उस पर जब मुश्किल आई तो नून लीग ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी बैरून मुल्क चले गए थे। उनकी वापसी के बाद हालात बदले, मगर इस दौरान बहुत कुछ होता रहा जिस पर नून लीग खामोश तमाशाई बनी रही। डॉक्टर आसिफ को गिरफ्तार किया गया, उनके अस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया।
वो केस हमने अपने प्रोग्राम में ही उसके हकाइक आपके सामने रखे थे कि किस तरीके से झूठी पर्चियां बनाई गई, झूठे बिल्स बनाए गए, मगर नून लीग की हुकूमत इस हवाले से खामोश रही। बाद में इस वक्त के वज़ीर आला, उस वक्त के वज़ीर ख़जाना हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने ये बताया भी कि ये बात उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सामने चौधरी निसार ने भी कही कि उन्हें एक तो गिरफ्तारी का पता नहीं था, साथ में ये होना नहीं चाहिए था, मगर नून लीग बहरहाल उस वक्त खामोश रही। फिर नून लीग की मुश्किल के दिन आए तो नून लीग को शिकायत हुई कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दिया। इस दौरान बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई, सेनेट और फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में दोनों जमातें मुखालिफ कैंप में खड़ी नजर आईं। बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया, जरदारी साहब ने उसकी ओनरशिप भी ली। इसके बाद ये सूरत हाल भी आई कि जिस जमात ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ धरना दिया था, पीपल्स पार्टी उसी अवामी तहरीक के स्टेज पर खड़े होकर नून लीग पर तनकीद करने लगी। सूरत हाल ये बनी कि बिलावल और आसिफ अली जरदारी ने साफ अल्फाज में कहा कि अब नून लीग के साथ बात नहीं होगी। अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। हम किसके साथ भी मिलकर हुकूमत बनाएं, आपके साथ नहीं बनाएंगे। कोई राब्ता नहीं हुआ है, अगर वो राब्ते की कोशिश करते हैं मैं नहीं बात करूंगा उनके साथ, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मैं किसी कागज़ पर साइन नहीं करूंगा। फिर 2018 के इंतखाबी नताइज दोनों जमातों को करीब लाए, मगर फिर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार और फिर सदारती उम्मीदवार के मामले पर भी दूरियां नजर आई और नून लीग ने ये शिकायत की कि पीपल्स पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी वो नहीं किया, शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट नहीं दिया। मगर अब ये दोनों जमातें फिर करीब आ रही हैं, हुकूमत के खिलाफ इत्तिहाद का दावा कर रही हैं, मगर खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। और ये सब चीज़ें आपको दिखाने का मकसद भी यही था कि इस भरोसा ना होने की एक पूरी तारीख है जो कि 11 साल पर मुहित है, जिसमें दोनों जमातें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गिले रहे हैं। तो क्या ये जो 11 साल की तारीख है ये हावी रहेगी, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगी, या फिर भरोसा करते हुए कोई ऐसी पोजीशन लेंगी जो कि बहुत सख्त होगी, जिसमें बहुत सारे मामलात हैं जिस पर दोनों जमातों ने फैसला करना है कि वो हुकूमत का साथ देंगे या नहीं देंगे, जिसमें एक मामला फौजी अदालतों के हवाले से भी है जिस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली हुई है। हमारे साथ दो सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, हमारे साथ एहसन इकबाल साहब हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग, इसके अलावा हमारे साथ शेरी रहमान साहिबा मौजूद हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेरी रहमान साहिबा, क्या एतमाद का फुकदान है कि ज़ाहिर बहुत सारे मसाइल हैं, फौजी अदालतें और दूसरे, जिस पर बहुत सख्त पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत क्लैरिटी से बहुत सारी चीज़ों पर पोजीशन ले रहे हैं और वाज़ेह पोजीशन ले रहे हैं, तो आप दोनों में क्या एतमाद का फुकदान है? पीपल्स पार्टी नून लीग पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है कि हम पोजीशन ले लें और ये पीछे से डील ना कर लें? देखिए, ऐसी बात नहीं है शाहजेब, आपने बहुत वजाहत से हमारी बैकग्राउंड और एक लंबा तज्जिया दिया है, जो मैं कहूँगी कि देखिए सियासत में उतार चढ़ाव होता है और ये फितरी बात है कि एकदम गले लगना भी मौजू नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे पे ट्रस्ट और एक एतमाद का जो फुकदान बिल्कुल रहा है, जाहिर रहा है, उसको ब्रिज करने की कोशिश करें और ये सियासत में ज़रूरी होता है। आप अपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो कौल और फ़ैल था कि आप अपने मुल्क के वसीत मफाद में अपने दुश्मन को भी गले लगाते हैं, क्योंकि आपने इश्यूज पर सियासत करनी होती है। अपने माजी के मतलब जो रिकॉर्ड है या उस पर हमें फला ने मुझे ये किया या मुझे तनकीद का निशाना बनाया है या इंतकामी सियासत का निशाना बनाया है, उस पर नहीं होता। आप कहते हैं कि जी मैंने जिम्मेदार सियासत करनी है, और क्योंकि अवाम हमसे सवाल पूछ रही है, आप भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कुछ इश्यूज पर एक जामे किस्म की टॉपिकल सियासत क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामान में दो बड़ी जमातें जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में एक किरदार अदा किया है, कुछ साथ और कुछ अलग, अभी हम इलेक्शन से निकल के आए हैं जिसमें इनकी हुकूमत थी फेडरल, और जाहिर इलेक्शन में एक माहौल होता है, वो दुरुस्त है जाहिर एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना, वो सब चीज़ें वो तो हुआ सियासत का हिस्सा, मगर कुछ ऐसे मामलात हुए जिसमें दोनों को एक दूसरे से ये शिकायत भी रही है कि कमिटमेंट करने के बाद कमिटमेंट नहीं पूरी कर, दोनों तरफ से रही है। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी की लाइन बहुत एक सख्त और वाज़ेह है बिलावल भुट्टो जरदारी के मुख्तलिफ मामलात में, और नून लीग की नहीं है। नून लीग इलेक्शन से पहले जो बयानिया लेके चल रही थी नवाज शरीफ का, अब उसको उतना सख्ती से नहीं आगे बढ़ा रही है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, वो फौजी अदालतों पर भी एक अलग राय रखते हैं, पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी की एक अलग राय है। तो वो एतमाद का फुकदान पैदा हो रहा है कि दोनों एक पेज पर नहीं है और कहीं कोई पीछे से जाके डील ना कर ले, हम पोजीशन ले लें। देखिए, पेज जो होता है वो बनाया जाता है, वो लिखा जाता है, तहरीर जो होती है
ओवरनाइट नहीं होती। हमें फिर मिल बैठ के जो डिस्कशन करना है उसी से एक पोजीशन इवॉल्व होगी, उसी से एक शराकतदारी पैदा होगी। अब जहाँ तक हमारी पोजीशन है और उनकी पोजीशन है, आज तक पहली तो हमारी मुलाकात हुई है। अब जो मीटिंग होगी आगे जाके चलेंगे तो हम कुछ इश्यूज पे, मैं तो समझती हूँ, अग्री कर सकते हैं, कुछ इश्यूज पे डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये कोई क़यामत नहीं आ जाएगी कि अगर हम एक पार्लियामान में इत्तेहाद पैदा करें। तो ये तो मेरी ज़ाती राय है कि अगर पार्लियामान में आप इत्तेहाद करें तो बेहतर है कि एक जॉइंट पोजीशन हो, एक पेज हो, लेकिन आप पेज को फाड़ नहीं सकते अगर बीच में किताब लिखी जा रही हो। और ये किताब जमहूरियत की एक सिलसिला है जिसमें बहुत सी हमने, देखिए ये नहीं मैं कह रही कि हमने सब काम सही किए। आप एक पोजीशन ले सकते हैं, हम एक पोजीशन ले सकते हैं। हर से आखिर सियासत में ये अहम बात है, वैसे ये अहम बात है। मुझे बड़ी मेजॉरिटीज को साथ लेके चलना होता है। मुझे मौका दीजिएगा, मैं बिल्कुल एहसन इकबाल साहब का भी मौका। एहसन इकबाल साहब, क्या, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी कुछ शिकायतें बिल्कुल हालिया हैं, जिसमें बलूचिस्तान की हुकूमत है, जिसमें सेनेट चेयरमैन का मामला है, फिर जिसमें शहबाज शरीफ साहब को वोट ना देने का मामला है, वो आपकी तरफ से है एक ट्रस्ट का मामला कि आप भरोसा नहीं करने को तैयार कि कहीं पीपल्स पार्टी हम एक पोजीशन ले लें एक सेंसिटिव मामले पर और पीपल्स पार्टी पीछे से जाके डील कर ले, क्योंकि केसेस दोनों के ही हैं, आपके भी उनके भी? देखिए शाहज़ैब, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि व्यूअर्स को भी हमें ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों एक सियासी जमात का नाम नहीं है, ना हम किसी सियासी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। एक सेहतमंद जमहूरियत वो होती है कि जिसमें लव और हेट रिलेशनशिप इकट्ठा चलता है, जिसे मैं कहता हूँ कॉम्पिटिशन कह लें आप, कोऑपरेशन और कंपटीशन साइमल्टेनियसली। हम एक दूसरे से अपने अपने मार्केट शेयर के लिए compete भी करते हैं, लेकिन हमें ये सलाहियत भी होनी चाहिए कि जो पूरा हमारे जमहूरियत की स्पेस है उसके लिए हम कोऑपरेट भी कर सकें। इस वक्त जो कोऑपरेशन है पीपल्स पार्टी और PMLN की, वो उन बुनियादी अमूर के ऊपर है जिस पर किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को हम देख रहे हैं कि मेल्ट डाउन हो रही है, पाकिस्तान में ये हुकूमत की गवर्नेंस को हम देख रहे हैं कि इन्होंने कॉमेडी थिएटर बना दिया मुल्क को, हम ये देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स की स्पेस सुकड़ रही है, हम ये देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है फेडरेशन की उसके लिए ख़तरात आ रहे हैं, हम खारजा महाज के ऊपर मुल्की सतह पे कौम के लिए जो ख़तरात देख रहे हैं उसमें यकसुई है। तो लिहाजा ये जो इश्तराक है ये उन उमूर के ऊपर है जिस पे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, और हम उस कॉमन ग्राउंड के ऊपर अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो ये एक सेहतमंद जमहूरियत की ऑपोजिशन का इकट्ठा होना या हुकूमत का अमल है, इकट्ठे होकर चलना, ये तो सेहतमंद जमहूरियत की अलामत है कि हुकूमत भी इकट्ठे होकर चले या ऑपोजिशन इकट्ठी हो। मगर उसमें मसला ये ना कि आप दोनों के खिलाफ केसेस हैं और आपकी पोजीशन अब वो बयानिया वाली नहीं है जिस पर नून लीग कहती है कि भाई वो इलेक्शन का माहौल था, अब हमें फिलहाल हुकूमत गिरानी भी नहीं है, उस बयानिया की उस तरीके से ज़रूरत नहीं है। मगर बहरहाल जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बयानिया है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, तो उसमें अगर हुकूमत को कोई भी टफ टाइम देंगे वो आप दोनों मिलकर ही दे सकते हैं, इंडिविजुअली नहीं दे सकते। तो अपने केसेस पर कॉम्प्रोमाइज़ कोई एक कर ले, इसका ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही है। नहीं, जहाँ तक हुकूमत को गिराने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ना पीपल्स पार्टी ना हम कोई भी नहीं चाहते कि हम फ़ौरन तहरीक चला के या इन हाउस ला के इनको गिरा दें और इनकी नाकामियों का मलबा अपने सिर के ऊपर उठा लें। हम सब दोनों जमातें ये कह चुकी हैं कि हम इनको इतना मुनासिब वक्त देना चाहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हों कि ये इनकेपेबल थे, ये नाअहल थे, इनके पास कोई होमवर्क नहीं था। बाकी जो बयानिया है उसमें आपने देखा है कि हमने अदालती जो अमल था, जो एहतसाब का अमल था, उसका भरपूर सामना किया है और हम अभी भी सामना कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं और पीपल्स पार्टी भी अगर मुझे फिर मुझसे नहीं बताएगा सामना करेगी। आपको ये यकीन है, क्योंकि आपने भी हालिया ही गिला किया था ना कि तय हुआ था शहबाज शरीफ को वोट देने के हवाले से और स्पीकर के इनको वोट देने के हवाले से पीपल्स पार्टी नहीं मानी। अब आपको यकीन है कि जो भी मुश्तरका फैसला करेंगे आप दोनों पार्टीज में मुकम्मल एतमाद है कि उस पर अमल दरामद भी होगा, कोई पार्टी वहां से पीछे नहीं हट जाएगी, कोई डील और ऐसा कोई शक का मामला नहीं है आपकी तरफ से? देखिए, इसका फ़ैसला तो हर जमात अपने ख़ुद ख्याल में करती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसमें कोई पीछे हटना अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो भी पीछे हटेगा वो अपने लिए ही मुश्किलात पैदा करेगा। इस वक्त जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छे माहौल में हुई है, उसमें मुझे शेरी रहमान साहब, चाहे शहबाज शरीफ साहब, चाहे बिलावल भुट्टो साहब,
दीगर मौलाना असद साहब, ANP की लीडरशिप, मुझे और मौका दीजिएगा शेर रहमान साहब। शेर रहमान साहब, आपको की तरफ से भी ये कॉन्फिडेंस है कि अब आगे जैसे भी चलेंगे, जो भी हम तय करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा जो है वो उससे पीछे हट जाएगा या डील कर लेगा नून लीग? देखिए, मैं समझती हूँ कि पार्लिमानी सियासत एक डे टू डे अफेयर होता है। उसमें आप इत्तेहाद बनाते हैं, इत्तेहाद तोड़ते हैं, लेकिन आप इश्यूज पर लोगों को ये यकीन दहानी करें आप, और हम पर ये लाजिम है। देखिए, लोग समझ रहे हैं कि हम अपनी नजरिए पे सियासत करते हैं, नून लीग का अपना मंशूर है, हमारा अपना मंशूर है। और जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि इसमें कोई कॉलीग है, इनसे कल इख्तिलाफ भी हो सकता है किसी इशू पर, और बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बात यह है कि लोगों को एतमाद हो, हौसला हो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने डिफरेंसेस के जाती जो भी डिफरेंसेस हो या सियासी हो, उनको कुछ कॉमन ग्राउंड पर ला सकती हैं। बहुत शुक्रिया शेर रहमान साहब और हसन इकबाल साहब। सवाल ये भी हो रहा है कि इन दोनों को भी एक दूसरे पर एतमाद हो, उस हवाले से बात हो रही थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।